नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्वा सिंह। संत ईश्वर सम्मान 2024 में हमारे साथ है श्रुति सिंह, जो कि हिमाचल से हैं। ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कार्य करती हैं और हम सब जानना चाहेंगे कि क्या कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और हम सब जानने के बहुत इच्छुक हैं कि आपने जनता की सेवा कैसे की। थैंक यू। मेरा नाम श्रुति मोरे भारद्वाज है और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आई हूँ जी। और हमारी संस्था का नाम है संफिया फाउंडेशन। तो संफिया एक लोकल कुल्लवी डायलेक्ट है हमारे कुल्लू की। उसमें ये शब्द होता है और इसका मतलब होता है क्षमता या एबिलिटी। जी। तो हम हमारे काम से जो हमारे विशेष रूप से सक्षम बच्चे होते हैं या जिनको हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, हाँ। या जनरली डिसेबिलिटी ये वर्ड यूज़ होता है। हाँ। तो उस डिसेबिलिटी वर्ड में हम जो एबिलिटी वर्ड है उस पे फोकस करके हमारा काम करते हैं। तो मेनली हमारा काम छोटे बच्चों के साथ होता है जो किसी ना किसी अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटीज़ उनको है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 1 साल का बच्चा है पर वो अभी बैठ नहीं पाता, या 3 साल का बच्चा है जो चल नहीं पाता। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है, कुछ मेडिकल रीजंस के वजह से अगर इन बच्चों को कोई डिसेबिलिटी अगर हुई है तो इन बच्चों का इलाज थेरेपी से होता है। तो थेरेपी में जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। मैं खुद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चों की या व्यक्तियों की जो दिनचर्या होती है, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती है, अगर किसी मेडिकल कंडीशन के वजह से या किसी डिसेबिलिटी के वजह से अगर ये जो रोज़मर्रा का हमारा काम होता है ये अगर बच्चे या ये व्यक्ति कर नहीं पाए तो हम उन्हें उन काम करने में इंडिपेंडेंट बनाते हैं जितना पॉसिबल हो उतना। ये मतलब होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ये आपने ये शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत हुई, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? 2012 में मैं बहुत एक फ्रेश ग्रेजुएट थी। मैं मूलतः मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। जी। और मैं कुल्लू इनफैक्ट एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन के लिए आई थी और उस साइकिलिंग एक्सपीडिशन के दौरान मैंने एक बच्ची देखी जिसका नाम सोनाली है और उसको सेरेब्रल पैल्सी जो एक मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो कंडीशन थी। तो जब मैंने उसको देखा तब मुझे वो हुआ कि इसको जैसे थेरेपी के इलाज से फ़ायदा हो सकता है। जी। और फिर एक महीना मैं हिमाचल प्रदेश लेह लद्दाख में थी। हमारा वो साइकिलिंग एक्सपीडिशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं मुंबई गई। तो मुंबई जाने के बाद मुझे बार बार सोनाली का ख्याल आता था कि उसको कोई थेरेपी सर्विसेज मिलती होगी या इन बच्चों का हिमाचल में डिसेबिलिटी के रिलेटेड क्या काम हो रहा है। तो वैसे ही मैंने गूगल सर्च किया और मुझे एक संस्था का पता चला जो इनफैक्ट कुल्लू में ही काम करता है बच्चों के साथ। तो उस संस्था को मैंने कांटेक्ट किया और बताया कि मैंने सोनाली करके ये लड़की यहाँ पे देखी है, आपको अगर आप जानते हो उसको हेल्प कर सकते हो। फिर तब मुझे पता चला कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है। अच्छा। तो वहाँ से मुझे वो फर्स्ट ख्याल आया कि मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं जा सकती हूँ वहाँ। तो वहाँ से वैसे ही शुरुआत हुई। इनिशियली मैं 6 मंथ्स या 1 ईयर के ब्रेक के ख्याल से आई थी कि कुछ टाइम स्पेंड करके फिर वापस मेरा इनिशियल प्लान था कि मैंने यूएस जाना था आगे की पढ़ाई करने। पर 6 महीने के 1 साल हो गए, 1 साल के अब 12 साल हो गए। तो मेनली स्पेसिफिकली कुल्लू या मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, बहुत कम थेरेपिस्ट है। बहुत सारे साल तो मैं एक अकेले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी पूरे स्टेट में। और बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे हमेशा कंटिन्यूअस वो इंस्पिरेशन मिलता रहा कि मैं ये काम बाकी है, इस बच्चे को ठीक करना है। तो उस तरीके से काम हमारा चलता गया और बढ़ता। श्रुति जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कोई भी कार्य अगर महिला करती है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, आपके साथ भी आई होंगी। जी बिल्कुल। तो क्या थी वो? जैसे कि मैंने कहा कि मैं मूलतः मुंबई से थी और सिर्फ काम के हेतु से कुल्लू शिफ्ट हुई थी। जी। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। नेचर के नज़दीक रहना बहुत पसंद है। हाँ। तो कुल्लू बहुत ही एक पहाड़ी सुंदर शहर है, तो वो भी एक रीज़न था। पर कुल्लू में मेरा कोई
रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो सबसे एक बड़ा फैक्टर था कि मैं कैसे, मतलब जब पेरेंट्स को जब मैंने ये बताया कि मैंने यूएस नहीं कुल्लू जाना है, तो उनका बहुत ही नकारात्मक रिएक्शन था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि कुल्लू में नहीं जा सकते। और उनकी मेन थी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा वहाँ पे कोई नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। पर मेरा वो इंटरनल इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऑलमोस्ट मैं लड़ झगड़ के अल्टीमेटली पेरेंट्स कन्विंस हो गए थे, फैमिली से करके हमें कुल्लू आई। और जब मैं रहने लगी तो मुझे इनिशियल ईयर्स में वो थोड़े एक्सपीरियंसेस भी आते थे कि मैं अकेले रहती हूँ और मैं कुल्लू की नहीं हूँ, बाहर से आई हूँ। इनफैक्ट जिस संस्था में मैं काम करती थी तो पहले मेरा रोल क्लिनिकल होता था ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप रोल मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में निभाया। तो जब स्पेशली जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप रोल में आई तब ऐसे चर्चा या ऐसे सवाल भी उठाए जाते थे कि मैं एक सिंगल अनमैरिड लड़की हूँ, इसलिए मुझे वो एडमिनिस्ट्रेटिव या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कल मेरी शादी होगी तो मैं चली जाऊँगी। या फिर मैं मतलब लड़की हूँ तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप की डिसीजंस इतने अच्छे से नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊँगी। या फिर मैं कुल्लू से नहीं हूँ तो मैं कभी भी वापस मुंबई जा सकती हूँ, बल्कि मैंने तब 10 साल कुल्लू में निकाले थे। तो उस तरीके से डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर्स होते रहते थे। पर मुझे लगता है कि जो मेरा इसेंशियल कोर काम था, आई थिंक वो हमेशा इन सब चीज़ों से ऊपर आके मैं हमेशा इन सब जो ये इश्यूज होते थे उससे उभर के बाहर आ सकी। जैसे कि आपने बताया कि विमेन एंड चाइल्ड पे आप काम करती हैं, कैसा काम होता है उसमें? तो मेनली हमारे जो बच्चे होते हैं वो 0 to 6 ईयर्स के होते हैं, और उनको 0 to 6 एक ऐसा क्रूशल कंडीशन होता है अर्ली इंटरवेंशन का। अगर इस अर्ली इंटरवेंशन के टाइम में अगर बच्चों को थेरेपी अगर मिल गई तो ये जो कंडीशंस होते हैं काफ़ी हद तक उनका प्रोग्नोसिस बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि ये 6 साल के बाद ऐसा टाइम ही नहीं होगा कि इन बच्चों को हमें डिसेबल बोलना सके। तो ये अर्ली इंटरवेंशन का बहुत क्रूशल टाइम होता है। तो इन बच्चों के साथ उस एज से काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि मदर इन बच्चों के प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, तो हमारा बहुत क्लोजली हम मदर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा रहेगा, पर वो मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली के साथ, स्पेशली अपने मदर के साथ रहेगा। तो मदर्स को ट्रेन करना, मदर्स को वो इमोशनल सपोर्ट देना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारा बच्चों के साथ डायरेक्ट काम है। तो उस स्कोप में हम बच्चों और कितने लोगों से आप जुड़ी इसमें? तो हमारे संस्था में अभी ऑलमोस्ट मोर देन 500 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटी है, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सिर्फ हिमाचल से ही है या ऑल ओवर इंडिया से? नहीं, इनफैक्ट कुल्लू में ही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने संफे फाउंडेशन की स्थापना की थी तो हमारे विजन में ये क्लियर था कि हम पहाड़ी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि शहरों में कंपैरेटिवली अच्छी सर्विसेज अवेलेबल है, तो वो हमारा एक दायरा था कि हम माउंटेनस रीजन में काम करेंगे। तो कुल्लू से बाहर भी जाना था। और अभी हाल ही में 2 दिन में हम हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। स्पेशली जो हमारी थेरेपी ऑन व्हील्स वाला जो प्रोग्राम है वो ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत अच्छे से रेप्लिकेट हो सकता है दूसरी जगहों पे भी। तो हिमाचल का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही रूरल और डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो हमारी जो थेरेपी ऑन व्हील्स का ये प्रोग्राम है, ये परसों हम चंबा में भी लॉन्च करने वाले हैं। तो चंबा के बच्चों को और फैमिलीज़ को भी हमारी सर्विसेज की हम सुविधा दे पाएंगे। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, संत ईश्वर सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो आपके पास कॉल कब आई और आपको कब पता चला ये? इनफैक्ट क्योंकि ये 3 साल पहले मुझे इस अवार्ड के बारे में पता चला। अच्छा। और लास्ट 3 इयर्स से हमारा नॉमिनेशन आया था जी। तो क्योंकि ये नॉमिनेशन यहाँ पे रिफ़र होता है, हाँ। तो मेरे हस्बैंड जो है गौरव भारद्वाज, वो अखिल भारतीय विद्यापीठ के कार्यकर्ता है। तो उनके नेटवर्क
में से उनको किसी ने कहा था कि क्योंकि वो हमारे काम के बारे में जानते थे कि हमारा नॉमिनेशन जाए, तो फर्स्ट ईयर तो हमने नॉमिनेशन भरा था, फिर उस पर कुछ आगे एक्शन नहीं हुई थी। फिर सेकेंड ईयर वापस उन्होंने हमें बोला कि आप अपना नॉमिनेशन भरो, तो जो हल्के फुल्के जो थोड़े चेंजेस करने थे अगले साल के लिए वो करके हमने वापस भेजे। अच्छा। और फिर लास्ट ईयर भी उस पर आगे कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी कि हम आगे राउंड्स में गए। और इस साल भी उन भैया का कॉल आया कि आप भाभी वो भेजो। और इस साल क्योंकि मेरी एक छोटा बेबी भी है, तो दो बेबीज के साथ मैं पर्सनली थोड़े पर्सनल लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन का काम देखने में आजकल बहुत व्यस्त है मेरी लाइफ, तो मैं इसको ध्यान नहीं दे पाई। मतलब मेरे मन में था तो मैं करूँगी, पर आई थिंक लास्ट डे हो गया था और भैया का मुझे व्हाट्सएप पे हुआ कि भाभी आपने अब तक भेजा नहीं, मुझे भेजो। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि वो लास्ट ईयर का जो एप्लीकेशन है ना वही आप भेजो, मुझे वो ईमेल करने का भी टाइम नहीं था। और मेरे हस्बैंड ने इनफैक्ट वो व्हाट्सएप पे जो लास्ट ईयर का था वही फॉरवर्ड किया। और इस बार हम कुछ चेंजेस भी नहीं कर पाए, और मेरे वो मन से भी ख्याल में भी नहीं था कि आगे कुछ आएगा, क्योंकि 2 इयर्स नहीं आया था। और फिर इसी साल आया। तो आई थिंक जो बोलते हैं कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब चीज़ें हो जाती है। तो बहुत खुशी हुई वो जान के। और इस अवार्ड्स के बारे में मुझे पर्सनली ये ऐसे पर्सनली अगर मैं कहूँ, मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है कि जैसे मैं अभी आपके साथ ये सब एपिसोड शेयर कर रही हूँ, या जब अवार्ड मिलता है तो मुझे एक फ्लैशबैक में जाके मुझे खुद की अपनी जर्नी याद आती है, और वो याद करके मुझे बहुत खुद को इंस्पायर होती हूँ मैं कि ये सबसे ऐसे सब डिफ़िकल्ट टाइम था और कैसे हम ग्रेजुअली ग्रो पाए। तो आगे भी अगर कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आएंगी तो मैं उसको पार कर पाऊँगी। तो वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, वो पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि मैं मुंबई से थी, और मेरे लिए मुंबई छोड़ के कुल्लू आना बहुत बड़ा डिसीजन था। जो मेरे हम उम्र के फ्रेंड्स भी थे। तो शादी के बाद आई थी ना? नहीं, मैं पहले आ गई थी। ओके, शादी तो मेरी होने के 12 साल बाद हुई। ओके। तो तब हम अपने जो हमारा जो कंफर्ट एरिया होता है उसमें बहुत फिक्स हो जाते हैं कि मुंबई है, और या फिर अगर यूएस जाना है तो बाहर जाना भी एक बहुत कॉमन वो है, तो वो सेफ है। तो हम हट के कुछ करने में एक्सप्लोर करने में थोड़े हिचकिचाते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता कि मुझे कुल्लू जाना है, पहले तो मैंने 6 महीने के लिए डिसाइड किया था, तो मे बी मैं बहुत कुछ मिस कर जाती मेरे लाइफ में, मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती। तो आई थिंक हमें धीरे धीरे हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें करनी चाहिए। और मतलब वो कौन सा तुम्हारा छोटा डिसीजन तुम्हारे लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सही बात। वो तो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं आज यहाँ पे बैठ के ये सब बोलूँगी या शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि हमें युवाओं को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके कुछ चीज़ें करनी चाहिए, और फिर रास्ते खुद से निकल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि श्रुति जी ने अपने बारे में कैसे बताया, और कितनी डिफ़िकल्टीज आई इनके लाइफ में भी, लेकिन इन्होंने जो ठाना वो किया। तो युवाओं को यही संदेश है कि जो आप सोचिए उस पर लग जाइए। तो आप सभी को इनसे, श्रुति जी से सीखना चाहिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है संत ईश्वर सम्मान समारोह के जितने भी 16-17 लोग हैं उसमें से आप भी हैं एक, और आपको सम्मानित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।